एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल फीचर क्या था हार्ट का, उन सब चीजों के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब हम लोगों को ब्लड को एक सक्शन पंप की तरह वर्क करता है। वो जब सक्शन पंप की तरह वर्क करता है तो किस चीज को पंप करता है, हमको उस चीज के बारे में स्टडी करनी है कि कौन सा लिक्विड मटेरियल जो मीडियम की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते क्या है कि जो ब्लड है इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कैसे है, क्योंकि ये अदर ऑर्गन से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कंडक्ट करता रहता है, इसलिए इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नेम से जानते हैं। ब्लड जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है प्लाज्मा, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है प्लाज्मा, दूसरा है कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी और तीसरा पार्ट है इसका प्लेटलेट्स। यानी ब्लड के जो ब्लड है वो 5 to 6 लीटर जो बॉडी में प्रेजेंट है, वो 5 to 6 लीटर ब्लड में हम लोग की कंडीशन क्या है कि प्लाज्मा और कॉर्पसल्स ये 2 पार्ट हैं। प्लाज्मा लिक्विड मटेरियल, कॉर्पसल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। हम देखते क्या है कि जो ये प्लाज्मा है ये लिक्विड मटेरियल है, कॉर्पसल्स जो है वो सेल्स हैं। वो कॉर्पसल्स हम लोगों की आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है। तो अगर हम देखते हैं आरबीसी, तो आरबीसी का नेम है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स इज ऑल्सो नोन एज erythrocytes. WBC is also known as leukocytes. बात समझ गए। आरबीसी का जो सेकेंड नेम है वो है इरिथ्रोसाइट और जो डब्ल्यूबीसी का सेकेंड नेम है वो है ल्यूकोसाइट्स। हम देखते क्या है कि प्लाज्मा है एक लिक्विड मटेरियल है, इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। प्लस प्लाज्मा में प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होती है। बात समझ गए। कॉर्पसल्स कौन कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी है ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। बात इतनी समझ में आई। और हेल्दी पर्सन में 5 to 6 लीटर ब्लड होगा। ये हम लोगों का 4.5 से 5 ही रह जाता है लीटर। परी समझ आ गया बेटा? हाँ मैम। लिखो, दिख रहा है? हाँ मैम। नोट कर लो।
हो गया मैम। हो गया। अब जरा देखो, हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो आरबीसी है, आरबीसी हम लोगों का फॉर्मेशन आरबीसी का कहां पर हो रहा है, इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम लोग हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस के नेम से जानते हैं, ठीक। और इसका सेकेंड नेम इरिथ्रोसाइट्स होता है। इस आरबीसी का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो होता है वो होता है रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। बात समझ गए? रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ये जो होती है वो इन्यूक्लिएटेड होती है, इन्यूक्लिएटेड होती है, मींस इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये इन्यूक्लिएटेड होती है। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये इन्यूक्लिएटेड होती है। इनकी नंबरिंग जो है वो इन मेल 54 लैक्स होती है, और इन फीमेल 48 लैक्स होती है, 48 लैक्स। और इन इन्फेंट में भी ये 48 लैक्स होती है। क्योंकि ये इन्यूक्लिएटेड होती है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है, जो इसका लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 100 से 120 डेज होता है। उतनी देर में ये बनती है और बनने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पर क्या बताया है, आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के नेम से जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हीमोपोएसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हो रहा है। ये जो आरबीसी है वो इन्यूक्लिएटेड है, यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट है। इन मेल 54 लैक्स, इन फीमेल 48 लैक्स। इन्फेंट यानी न्यूली बॉर्न चाइल्ड में 48 लैक्स आरबीसी होती हैं, और इनका लाइफ स्पैन होता है 100 to 120 डेज। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है हमारा 100 to 120 डेज। बात समझ गए बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद एक प्रॉब्लम होती है जिसका नेम है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया यानी डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इसको बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। तो जो ये एनीमिया की प्रोसेस है, इस एनीमिया की प्रोसेस में आरबीसी डिस्ट्रॉय तो हो जाती हैं 120 डेज, 100 डेज में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन बट फॉर्म नहीं हो पाती। फॉर्मेशन जो है इसका वो लेट हो जाता है, फॉर्मेशन जो है वो लेट होता है, तो ये जो जितना भी पेशेंट होता है वो एनीमिक हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या बताई गई कि जो आरबीसी है वो बाइकॉन्केव होती है, बाइकॉन्केव होती है। आरबीसी की प्लाज्मा लेमा पर हीमोग्लोबिन एडियर रहता है, हीमोग्लोबिन एडियर रहता है, जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbO2 का फॉर्मेशन कर लेता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो ऑक्सीजन है ब्लड में कंडक्ट होती है डिसॉल्व स्टेट में। हम गैसियस स्टेट में कभी भी ब्लड को कंडक्ट नहीं करा पाएंगे, हमेशा किस स्टेट में करवाएंगे, डिसॉल्व स्टेट में करवाएंगे। हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा, डिसॉल्व होगा, देन पूरे ब्लड में ऑक्सीजन कंडक्ट हो जाएगा। अगर आरबीसी का सरफेस श्रिंकन हो जाए तो हीमोग्लोबिन कम रहेगा, हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ऑक्सीजन भी
कम इससे अटैच हो पाएगा, हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम होने लगेगी, जैसा कि हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। समझ गए बेटा? हाँ मैम। लिखो। हम लोगों को भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में लिखना है ना? हाँ मैम। कल सुबह लिखोगे 6 से 7 पे? है सुबह? और क्या? नहीं मैम, तो 6 बजे नहीं। सुबह के नाम पे सब बच्चों को डर लग जाता है एकदम। मम्मा रात को लेट सोती हूँ ना मैं, पता है, 3 जल्दी बजे। सो जाऊँ। क्या? 3 बजे। नहीं नहीं, 3 बजे नहीं। नहीं, कई बार हमने देखा है 3 बजे सोते हो आप। हाँ, वो सैटरडे को सोती हूँ 3 बजे। सैटरडे को सारे हफ्ते का काम हो जाता है ना करने को। हम्म हो गया? परी हो गया? नहीं मैम, एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ सर से आ गए? हाँ जी मैम। मैम हाँ बेटा। मैम ये एक बार शॉर्ट में बता दीजिए, आज हम लेट हो गए, सॉरी मैम। कोई बात नहीं। कल बेटा आप इवनिंग की क्लास में नहीं आए थे 6 बजे? हाँ जी मैम, उस वक्त हमारी केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। कल हमारी अच्छा 5 to 6:15 होती है ना, तो फिर हमारी 6 to 7 हो गई थी।
अच्छा अच्छा, कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स 3 पार्ट थे। तो जो कॉर्पसल्स थी हमने सबसे पहले उनको उठाकर स्टडी किया है। हम लोग को पता है कि 5 to 6 लीटर ब्लड था हेल्दी पर्सन में। तो आरबीसी कॉर्पसल्स 2 टाइप की थी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो जो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का हम लोग का नेम था इरिथ्रोसाइट्स, सेकेंड नेम इरिथ्रोसाइट्स है। आरबीसीएस लिखते हैं तो इसका मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जब हम इस तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि कॉर्पसल्स बोलते हैं कई सारी आरबीसी होती हैं, तो ये जो स्मॉल एस यहाँ लगाते हैं उसका मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो ये आरबीसीएस जो है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स का में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम लोग हीमोपोइसिस के नेम से जानते हैं। हीमोपोइसिस में यहाँ पर क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी जो हम लोगों का हो रहा है वो रेड बोन मैरो में होता है। बोन मैरो अगर देखो तो बोन में मिड का एक पार्ट होता है जो लिक्विड मटेरियल होता है, उस पार्ट को हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। रेड बोन मैरो जहां पर होगा वहीं पे हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है। आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है, मींस इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मेल में 54 लाख और फीमेल में 48 लाख आरबीसी होती हैं। इन्फेंट में भी 48 लाख आरबीसी होती है, यानी इन दोनों में इक्वल है। ये गॉड गिफ्टेड है कि फीमेल में मेल में आरबीसी जो होंगी 54 लाख होंगी। दूसरी बात, आरबीसी का जो सरफेस होता है वो बाइकॉन्केव होता है। आरबीसी के आउटर सरफेस से हीमोग्लोबिन के पिगमेंट अटैच रहते हैं। हीमोग्लोबिन जब इससे अटैच हो जाता है तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलने लगते हैं। जो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाता है, लैक ऑफ ब्लड हो जाता है, उसको उस डिसीज को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी में ब्लड जो गॉड गिफ्टेड था वो स्टार्टिंग से उतना ही था, हमने कहीं दिया नहीं और हमने किसी से लिया नहीं, लॉस कहीं हुआ नहीं, तो ब्लड में की कमी कैसे आ गई। और अगर 5 to 6 लीटर ब्लड रहता है तो जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो प्रॉपर चलती रहती हैं, तो फिर ब्लड गया कहाँ, एनीमिया कैसे हो गई। उस केस में क्या होता है कि जो आरबीसी होती हैं वो 100 to 120 डेज में उनको डिस्ट्रॉय होना होता है, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन इतना होता है। वो होता क्या है कि डिस्ट्रॉय तो वो हो जाती हैं लेकिन फॉर्म नहीं हो पाती अगेन, जिससे खून की कमी होने लगती है। बस समझ रहे हो कि 100 to 120 डेज में डिस्ट्रॉय तो हो गई, बट यहां पर वो फिर से बन नहीं पाई, जिससे इनको खून की कमी हो गई। बात समझ गए श्रांसी, परी? यस थैंक यू मैम। मैम। परी इसको बता दो कितना पेज लेफ्ट करना है, उसके बाद से ये टॉपिक लिख लेगी, तो फिर उसके पहले का थोड़ा सा हम बता देंगे। अच्छा मैम, 3 व्हाट्सएप पेज छोड़ दो। हो गया मैम, ये हो गया? हाँ। श्रांसी हो गया बेटा? श्रांसी यस मैम। हो गया? यस मैम। अब जरा देखो, अब हम क्या देखते हैं, डब्ल्यूबीसी की बात देखते हैं। जब आरबीसी की नंबर यानी आरबीसी की काउंट इरेगुलर हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक, वैसे तो इंक्रीज करती ही नहीं है, इन केस कभी इंक्रीज कर गई, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर इनकेस इंक्रीज कर गई, वैसे तो कभी करती नहीं है। 98% लोग खून की कमी को ही सफर कर रहे होते हैं। हम लोग जब डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी का नेम है व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट्स। अगर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा
तब ब्लड कैंसर हो जाएगा। व्हेन number of WBC, when number of WBC are increased, then cause blood cancer, ठीक। और ल्यूकोसाइट्स की वजह से ब्लड कैंसर इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकीमिया, क्योंकि यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकीमिया के नेम से जानते हैं। बात समझ गए? हमने देखा क्या, आरबीसी की काउंट रेयर केस में, कभी रेयर केस में इंक्रीज करती है, अदरवाइज आरबीसी की काउंट इंक्रीज नहीं करती है। आरबीसी की काउंट जब इंक्रीज नहीं करती तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। इनका जो सेकेंड नेम है वो ल्यूकोसाइट्स है। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी अगर इंक्रीज कर जाती हैं तो उस केस में कैंसर कॉज हो जाता है, तो ब्लड कैंसर इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकीमिया। जब ब्लड कैंसर कॉज होता है तो उसको ल्यूकीमिया के नेम से जानते हैं। दूसरी बात, जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारी, डब्ल्यूबीसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लिएटेड होती है। और डब्ल्यूबीसी ड्यू टू द, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ डब्ल्यूबीसी, इन द cytoplasm of WBC, some granules are present, ठीक। तब हम इस केस में ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस की बेसिस पे, नीचे दिख रहा है ना बेटा, यस मैम। ग्रेन्यूल्स दिख रहा है ना, ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस के बेसिस पे हम इसको टू टाइप में डिवाइड कर देते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। बात समझ गया? अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स यानी पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हम लोग इसको बोलते ग्रेनुलोसाइट, और अगर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। बात समझ गए? WBC white blood corpuscles, इसका second name leukocyte. When number of WBC are increased, then cause blood cancer. Blood cancer is also known as leukemia. WBC nucleated होती है in cytoplasm of WBC. Some granules are present. That is known as, when present granulocyte, when absent agranulocytes. समझ रहे हो? अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो ग्रेनुलोसाइट्स, और अगर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे तो इसको हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स के नेम से जानेंगे। जो डब्ल्यूबीसी का मेन रोल होता है वो मेन रोल है हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करना। अगर डब्ल्यूबीसी की नंबर कुछ प्लस माइनस करता है तो सबसे पहले सफर करती है हमारी इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, और इम्यून पावर वो होती है जिससे कि हम दूसरे फॉरेन एजेंट के अगेंस्ट लड़ने की जो कैपेसिटी है, फाइट करने की कैपेसिटी है, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में पूरा इम्यून सिस्टम बेस्ड है डब्ल्यूबीसी पे, पूरा इम्यून सिस्टम बेस्ड है डब्ल्यूबीसी पे, यानी ब्लड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड रहता है तो आपको कोई भी डिसीज, आपका जी मिचलाना, आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी, चक्कर आना, घबराहट होना, ये सब होता रहेगा अगर ब्लड। और जब ये सारी प्रोसेस आपकी बॉडी में होती रहेंगी तो कोई भी डिसीज आपकी बॉडी को जल्दी पकड़ लेगी, क्योंकि ये तो वीक पर्सन ही है, इसकी बॉडी में घर बनाना बहुत आसान है। जाएगा, अटैक करेगा, जगह बनाएगा, चलाएगा, इन्फेक्शन आपको हो जाएगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है। और हम लोग एक इम्यूनिटी जो हमारी बीइंग बर्थ है, जो हम लोगों को ब्लड के थ्रू मिली है, बीइंग बर्थ है, और दूसरी इम्यूनिटी ऐसी होती है जो वैक्सीनेशन या अदर कोई न्यूट्रिशियस सब्सटेंस के थ्रू हम एक्वायर्ड करते हैं, यानी खुद से बनाते हैं।
जब हम खुद से बनाएंगे नहीं, मैगी चाउमीन वगैरह खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तो इम्यूनिटी और हमारी वीक हो जाएगी। तो जो भी डिसीज आनी होगी उसको आराम से रास्ता मिलेगा, आएगा जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बात समझ गए? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम WBC का अगर नंबर इंक्रीज हो गया तो वो कैंसर कॉज करेंगी। हाँ हाँ जी मैम। WBC का तो काम होता है ना इम्यूनिटी सिस्टम में, मतलब हमारी इम्यूनिटी में काम करता है ना मैम। हाँ, अगर इम्यूनिटी में काम करता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि हमारी बॉडी में एक अलॉटेड कंडीशन है। हमको इम्यूनिटी हम बीइंग बर्थ कितनी ले सकते हैं ये भी अलॉटेड है। जब ये सेल्स इंक्रीज करने लगेंगी तो होगा क्या, जो ए ग्रैनुलोसाइट की लिम्फोसाइट से वो इंक्रीज करेगी। नॉर्मल सी बात है कि जैसे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है हमारे लिए एलिमेंट, ठीक है, हम लोग एलिमेंट खाते हैं प्रोटीन के लिए, लेकिन अगर हम लोग अननेसेसरी एलिमेंट खाने लगे, अननेसेसरी एग खाने लगे, तो हमको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। WBC की नंबर इरेगुलर अगर बॉडी में नंबरिंग 3000 5000 होनी है, तो 3 से 5000 के बीच में है तो हम लोग एक नॉर्मल अपनी लाइफ, एक स्मूथ लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद अगर सडनली ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ WBC इंक्रीज ही करती चली जाए, तो अगर किसी न किसी मेडिसिन या किसी केमिकल सब्सटेंस की वजह से WBC की नंबर इंक्रीज कर रही है, तो इसको कोई कंट्रोल तो कर पाएगा नहीं। तो ये हमारे लिए एक क्रॉनिक सिम्टम्स आ जाएगा कि ये क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो एक एयर बबल रखने का भी स्पेस नहीं है। तो ये अगर नंबर ऑफ WBC में नंबर ऑफ लिम्फोसाइट इंक्रीज हो रही है, तो ये कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी ये? इस वजह से ये कैंसर कॉज करती है। यानी अगर हमारे यहाँ नंबर ऑफ सेल्स डिवीजन हो रहा है, नो डाउट, नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड करने लगे और डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड कर रही है, यही ग्रोथ जो है वो कैंकेरियस हो जाती है, ट्यूमर बनाएगी और लास्ट मोमेंट पे कैंसर बना लेगी। हो क्या रहा था, एक सिंपल सा डिवीजन हो रहा था, दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज माइटोटिक, लेकिन रेडिएशन से डिवीजन इनिशिएट हुआ, होना स्टार्ट हुआ, फॉर्म कर लिया ट्यूमर, और वो स्पेस बना रहा है। अब जहां पर रब कर रहा है वहां स्पेस बना रहा है, वहां ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, अब ये कैंसर बन गया, जबकि कुछ नहीं था वहां पर, लेकिन कैंसर बन गया। हुआ क्या था, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, बस इतनी प्रोलिफरेट कर गई कि वो हमारे लिए पॉजिटिव एजेंट बन गई। बात समझ गए? इसलिए Yes, यहाँ पर ब्लड कैंसर हुआ है। क्योंकि हमारे पास अगर 6000 या 6 लाख होनी चाहिए, तो हमारे पास 6 लाख होनी चाहिए, डिस्ट्रॉय होती है, कुछ रप्चर होती है, कुछ बच जाती है, एक एवरेज मेंटेन होना चाहिए। अगर सडनली आपकी बॉडी में ऐसा चेंज आ जाए कि जो ल्यूकोसाइट्स है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे हम। वो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये क्रोनिक सेल डिवीजन हो रहा है जो कॉज कर रहा है कैंसर, और जो ब्लड पूरी बॉडी में स्प्रेड है तो ये तुरंत पूरी बॉडी में फैल जाएगा। स्लो अकरिंग है, तो जब धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हो रही होगी तो हमको पता नहीं चलेगा, जब सेकेंड और थर्ड स्टेज क्रॉस करेगा तब हम इसको डायग्नोज कर पाएंगे कि ब्लड कैंसर हो चुका है। अब वहां पे मेरे हाथ से बाहर बात निकल चुकी है, हम इसको थर्ड स्टेज में कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी कैंसर है, अगर फर्स्ट स्टेज में पता चल गया, सेकंड स्टेज में पता चल गया, आप कट कर सकते हैं। अगर लास्ट स्टेज या थर्ड स्टेज या थर्ड की लास्ट में पता चला तो डॉक्टर मना कर देगा कि सीजर नहीं लगाएंगे, सेप्टिसाइटिस हो जाएगा और पेशेंट मर जाएगा, ब्लेम डॉक्टर पे आ जाएगा। तो उस स्टेज में सिर्फ जितने दिन जिंदा रहना है, दर्द झेल के जो भी, वो रह सकते हो। एक ही स्टेज है फर्स्ट और सेकंड। जब हम अगर यूटेराइन कैंसर है तो निकाल के बाहर कर सकते हैं, माउथ कैंसर है तो बाहर कर सकते हैं, ब्रेन कैंसर तो बचना ही बेकार है, ब्लड कैंसर है बचेंगे है नहीं वैसे भी। ब्लड कैंसर में तभी बच सकते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कराएं, दैट इज अ प्रिकॉशन, कि 6 महीने में गए US में ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया, फिर चले आए, वायरस तो बॉडी में ही है, फिर आ गया, फिर सेल्स बढ़ना शुरू, फिर कैंसर हुआ, फिर ट्रांसफ्यूज कराएं। बस एक कॉज है कि हमको कोई बोन मैरो दे दे, 25 ml बोन मैरो दे दे तो ही हम बच सकते हैं। लेकिन बोन मैरो किसका होना चाहिए, जैसे हम रियल सिस्टर्स हों, हमारी जेनेटिक सिमिलर हो, देने वाला हेल्दी हो, तभी हम बोन मैरो ले सकते हैं, अदरवाइज हम बोन मैरो नहीं ले सकते। और दोनों पैनिक ऑपरेशन है, लेने वाले के लिए भी और देने वाले के लिए। तो बहुत कम लोग एग्री करते हैं कि बोन मैरो हम ट्रांसप्लांट करवा लें।
और इतना फाइनेंशियली बहुत कम लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि बोन मैरो अपना डोनर ढूंढ लाएं, ट्रांसप्लांट करा दें। ऐसा बहुत बहुत कम केसेस में पॉसिबल हो पाता है, तब तक इंसान मर जाता है। बात समझ गए? यस मैम। यस मैम। कोई भी सेल अगर हमारी बॉडी में क्रॉनिक, कोई भी सेल इरेगुलर, इन केस ऑफ इमरजेंसी आप देखो, कभी कभी आपने सुना होगा कि हड्डी बढ़ गई है, बोन बढ़ गई है, डॉक्टर बताते इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, एक एज आएगी तो ऑपरेट कर देंगे, निकालना पड़ेगा। अगर कभी यहाँ स्वेलिंग होती है तो एक्चुअल में स्वेलिंग हुई क्या है? यहाँ मस्कुलेचर था, मसल्स थी, मसल्स में स्टिक लग गई और यहाँ पे स्वेलिंग आ गई। वो स्वेलिंग हमको दर्द कॉज कर रही है। अब आप सोचो पेन क्या चीज है, पेन कौन क्रिएट कर रहा है? क्योंकि जब यहाँ स्वेलिंग आ गई तो बाकी जो चीजें हैं यहाँ प्रेजेंट उनको दिक्कत हो रही है, और दिक्कत जो हो रही है वो एडजस्ट कर रही है अपने आप को, तो वही पेन क्रिएट कर रही है, वही रीजन पेन क्रिएट कर रहा है हमारा। जब ये स्वेलिंग हट जाएगी, सब कोई अपनी जगह पे आ जाएगा तो पेन खत्म, फिर पेन कोई चीज ही नहीं है। जब इतनी जरा सी जगह में हमको दर्द हो रहा है तो सोचो उतनी बड़ी जगह में क्या प्रॉब्लम हो रही होगी हमको। इसलिए हमारी बॉडी में जो है जितना है वो बाकी का जो पहले का पढ़ा हुआ है ना, वो श्रेयांशी को व्हाट्सएप कर दे। देखो, ए ग्रेनुलोसाइट को अगेन डिवाइड किया गया, ए ग्रेनुलोसाइट को अगेन डिवाइड किया गया। इसमें ग्रेन्यूल सब्सटेंट है, इसको डिवाइड किया गया टू टाइप में, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी को मेंटेन करती है, इम्यूनिटी को मेंटेन करती है, इम्यूनिटी मेंटेन इम्यूनिटी। ठीक, और ये टू टाइप की होती है, इम्यूनिटी नहीं, लिम्फोसाइट सेल्स टू टाइप की होती है, TH और T4। आए लिम्फोसाइट हमारी TH और T4 लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एक्ट एज मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस। बात समझ गए? बात समझ गए? मोनोसाइट एक्ट एज मैक्रोफेजेस, यानी दे फीड ऑन foreign agent like बैक्टीरिया एंड कोई भी पॉजिटिव एजेंट। ठीक, और जो ए ग्रेनुलोसाइट है बेटा, चलो ग्रेनुलोसाइट को आगे बना देंगे, इसमें बहुत खेल पे, चलो फिर पढ़ लो। जो ग्रेनुलोसाइट है उसमें क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट को डिवाइड किया गया थ्री टाइप्स में। एक हुआ हमारा बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। बात समझ गए? बेसोफिल स्टेन बाई बेसिक स्टेन, न्यूट्रल स्टेन एंड इओसी।
स्टेन्ड बाय ईओसिन। जरा देखो, लिम्फोसाइट इम्यूनिटी को मेंटेन कर रही है, TS-T4 लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट एक्ट एज मैक्रोफेजेस, दे फीड ऑन फॉरेन एजेंट लाइक बैक्टीरिया। ग्रेनुलोसाइट बेसोफिल स्टेन बाय बेसिक स्टेन, न्यूट्रोफिल न्यूट्रल स्टेन, इओसिनोफिल इओसिन से स्टेन किए जाते हैं। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए बेटा? यस यस मैम। मैम। कोई प्रॉब्लम? नोट कर लो इसे।